नेक्स्ट इस विटामिन की बात करेंगे वो है कोबालामाइन, जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की, इट कंटेन्स कोरिन रिंग सिस्टम इन विच कोबाल्ट इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ कोरिन रिंग विद 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग्स। अब ये विटामिन B12 का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कोबाल्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग्स। ये पायरोल रिंग्स हैं। अब ये पायरोल रिंग्स पोरफिरीन में भी प्रेजेंट होते थे। और अब ये पोरफिरीन में किस तरह डिफरेंस है कि पोरफिरीन जो कि हीम में प्रेजेंट होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि पोरफिरीन में चारों पायरोल रिंग्स आपस में अटैच होते थे थ्रू मिथाइल ब्रिज, लेकिन इस कोरिन रिंग सिस्टम में क्या होता है कि 2 पायरोल रिंग्स डायरेक्टली अटैच होते हैं विदाउट एनी मिथाइल ब्रिज। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। इसके अलावा कोबाल्ट बनाता है बॉन्ड विद सायानाइड, तो उसे हम कहेंगे साइनोकोबालामाइन, और ये इसकी कमर्शियल फॉर्म है। लेकिन अगर ये बनाएगा मिथाइल के साथ या 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामाइन के साथ तो उसे हम एक्टिव फॉर्म कहेंगे। अब ये किन किन रिएक्शंस में यूज़ होता है? इन द रीमिथाइलेशन ऑफ हीमोसिस्टीन टू मिथायोनिन, दूसरा इन आइसोमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेलानोइल कोएंजाइम में। इसके सोर्स कौन से हैं? इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट इन लिवर, रेड मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, उसके बाद आएंगे फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस पे। अब हमने डाइट में विटामिन B12 लिया, विटामिन B12 मूव किया है स्टमक में जो पेरिटल सेल्स हैं उन्होंने रिलीज़ की ये आर प्रोटीन। ये आर प्रोटीन अटैच हो जाते हैं विटामिन B12 के साथ। इन आर प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन B12 को फ्रॉम द एसिड्स दैट आर रिलीज्ड बाय द स्टमक। अब ये मूव किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो आर प्रोटीन को डिटैच करवा देते हैं इस विटामिन B12 से, और उसके बाद विटामिन B12 अटैच हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर भी पेरिटल सेल्स ही रिलीज़ करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स का क्या काम है कि ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा ब्लड में और बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू लीवर में मूव करेगा। लीवर से फिर आगे इसकी बाइल, लीवर फिर से बाइल में स्क्रीट करेगा, और बाइल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है तो मेजर जो विटामिन B12 है दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है जिन जिन रिएक्शन में वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर इसकी क्लिनिकल्स की बात करें तो अगर विटामिन B12 की पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है या नहीं हो रही तो उसे हम कहेंगे पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, मैक्रोसाइटिक जो यानी रेड ब्लड सेल्स का मीन कॉर्पसल वॉल्यूम ज़्यादा होता है 80 से, क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों यूज़ होते हैं। अगर ये दोनों की इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया आता है। लेकिन अगर विटामिन B12 सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसे हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अब ये किस वजह से होता है कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स। अगर पेरिटल सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएं तो ना आर प्रोटीन बनेगी ना IF, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट पार्शियल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से भी ये पर्नीशियस एनीमिया होता है। अगर ये विटामिन B12 अब्जॉर्ब ना हो तो क्या होगा, फोलेट रिसाइकलिंग इज इम्पेयर्ड, जिसकी बात इसके बाद हम करेंगे उसमें फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस में। और उसके अलावा कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी होते हैं। हाई डोज ऑफ ओरल विटामिन B12 और इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ सायानोकोबालामाइन। अब अगर हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया किसी को हो गया तो हम उसे ओरली या इंटरमस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू विटामिन B12 देते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन B12 डिफ्यूजन के थ्रू भी ब्लड में एंटर हो जाती है विदाउट एनी इंट्रिंसिक फैक्टर, 1% तकरीबन। अब आ गए फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। इसमें क्या है कि ये रिएक्शन हम प्रोटीन में भी पढ़ चुके हैं, अमाइनो एसिड की जो कन्वर्जन होती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में। क्या होता है कि मिथायोनिन सैम में कन्वर्ट होता है, एस एडिनोसाइल मिथायोनिन में, एस ये जाता है सैच में, सैच क्या है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, और फिर ये कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में। अब होमोसिस्टीन या तो दोबारा मिथायोनिन में चला जाता है या वो सिस्टोथायोनिन बनाता है। अगर ये दोबारा मिथायोनिन में जाएगा तो इसको हम कहेंगे रीमिथाइलेशन, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है मिथायोनिन सिंथेटेज।
अब इसके लिए कोएंजाइम विटामिन B12 यूज़ होता है, लेकिन विटामिन B12 को एक्टिवेट करने के लिए इसके साथ पहले हम मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, यानी मिथाइल B12। हमने पढ़ा था ना, मिथाइल अगर अटैच हो विटामिन B12 के साथ, कोबाल्ट जो सेंट्रल एटम था उसके साथ अगर मिथाइल अटैच हो, मिथाइल कोबालामाइन, तो वो उसकी एक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव कौन करेगा? फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये अपना मिथाइल ग्रुप दे देता है विटामिन B12 को, और ख़ुद ये भी कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये थी इसकी स्टोरेज फॉर्म, ये है इसकी एक्टिव फॉर्म। इसने इसको एक्टिवेट कर दिया और अब ये रिएक्शन होगा, होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइनिन में। अब अगर हमारे पास B12 प्रेजेंट नहीं है, डाइट में प्रेजेंट नहीं है या पर्नीशियस एनीमिया है, तो क्या होगा कि फोलेट ट्रैप हो जाएगा अपनी स्टोरेज फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं हो सकता अपनी एक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से फोलिक एसिड भी अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, ना ये B12 कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। क्योंकि जब फोलिक एसिड ही अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो फोलिक एसिड का क्या काम था? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते थे? DNA। तो जब ये नहीं बनेगा DNA, तो रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बनेंगे, तो जिसकी वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, इंक्रीज इन N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कहती है स्टोरेज फॉर्म ऑफ फोलेट की। सो फोलेट इज ट्रैप्ड, मोस्ट ऑफ द बॉडी फोलेट इज ट्रैप्ड बट नॉट ऑल। सारी ट्रैप नहीं होगी, कुछ ज़्यादातर ट्रैप हो जाएगी, लेकिन कुछ वैसे रहेगी जो कि नॉर्मल RBCs के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर ट्रैप हो जाएगी। तो ये था सारा विटामिन B12। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B9 की।